आज हम बात करेंगे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व या हम कह सकते हैं इंग्लिश में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए इन शब्दों के अर्थ जानना अवश्य है। शब्दों का अर्थ जानने के लिए आप देखिए, नीति या पॉलिसी। नीति का मतलब होता है कार्य, यानी कि सिस्टम में रहकर सरकार जो कार्य करती है उसे कहते हैं नीति या उसकी पॉलिसी। निदेशक का मतलब होता है दिशा देना, यानी कि एक सही राह प्रदान करना, उसे कहते हैं निदेशक या डायरेक्टिव्स। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि एक जन कल्याणकारी दिशा में चलने के लिए सरकार को संविधान कुछ सिद्धांत प्रदान करता है कि आप अपनी पॉलिसी निर्माण के दौरान, अपनी कल्याणकारी नीति निर्माण के दौरान आप इन सिद्धांतों को फॉलो करें। यानी कि सरल भाषा में कहें तो सरकार का उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, और जन कल्याण वो कैसे करेगी, ये बातें नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई है, उनको वो फॉलो करे ताकि जन कल्याण हो जाए। इसलिए कहते हैं नीति निर्देशक तत्व संविधान में इसलिए शामिल किए हैं कि देश की जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाए, न कि पुलिस राज्य की। यहां पर ये पुलिस राज्य के विरुद्ध में है और कल्याणकारी राज्य के समर्थन में है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश के बड़े बड़े उन महान नेताओं ने, उन राष्ट्रीय आंदोलनकारी योद्धाओं ने भी नीति निर्देशक तत्वों का समर्थन किया था, जिसमें महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रकार से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी और उन मांगों में इन तत्वों का उल्लेख किया गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान आयरलैंड का संविधान हमने पढ़ा और वहां से नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल कर लिया। तो नीति निर्देशक तत्व आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आदर्शात्मक और निर्देशात्मक दोनों हैं। आदर्शात्मक यानी कि आइडियलिस्टिक, ऐसे तत्व जिनको प्राप्त किया जाना बाकी है, जैसे जन कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये आदर्शात्मक है, यानी कि आइडियलिस्टिक है। निर्देशात्मक यानी कि डायरेक्टिव्स जो निर्देशक तत्व है, जिनको हमने लगभग प्राप्त कर लिया है, जैसे पंचायतों का गठन करना, गरीबों का कल्याण करना, अनुसूचित जाति जनजातियों के आर्थिक और उनके शैक्षणिक हितों की रक्षा करना। इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व जो है, जिन्हें हम कहते हैं निर्देशात्मक, और उनको हमने लगभग प्राप्त कर लिया है। बाकी हम जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, इन तत्वों को लगातार उसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार के जितने भी कानून हैं, जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब के पीछे नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम यहां पर पूरे विस्तार से एक एक करके अनुच्छेदों का वर्णन पढ़ेंगे। अगर आप IAS, RAS, सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल और पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो नीति निर्देशक तत्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप नीति निर्देशक तत्व कैसे पढ़ना चाहते हो, शॉर्ट में या डिटेल में? आप कहो तो मैं एक ही वीडियो में पूरे नीति निर्देशक तत्व पढ़ा सकता हूं, और आप चाहो तो इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं। लेकिन मेरे पास जहां तक स्टूडेंट के कमेंट आए हैं और स्टूडेंट से कॉल्स आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें नीति निर्देशक तत्व समझ में नहीं आए और हमें इन्हें विस्तार से पढ़ना है। तो हम यहाँ पर पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, और जब विस्तार से पढ़ेंगे तो इसके अलग अलग कई वीडियो बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से। तो आपको धैर्य के साथ में प्रत्येक वीडियो को देखना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के प्रमुख अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान है,
और महत्वपूर्ण जो शब्द, जो बारी भरकम शब्द है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्वों का जो नाम है, नाम के अंदर आने वाले वो शब्द है, उनके अर्थ क्या है। जैसे नीति क्या होती है, निर्देशक क्या होता है, तत्व क्या होता है। यहां पर राज्य शब्द लिखा हुआ है, राज्य। यहां राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आपको ध्यान रखना विशेष रूप से कि इस राज्य का मतलब है देश, यानी कि भारत। इस राज्य का मतलब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल नहीं है, ये राज्य भारत है। आर्टिकल 36 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख मिलता है, राज्य की परिभाषा। जी हां, राज्य को सबसे पहले परिभाषित अनुच्छेद 36 में किया गया है, ताकि पढ़ने वाले किसी प्रकार से कंफ्यूज न रहे ये राज्य कौन सा है। ये राज्य देश है, भारत एक राज्य है। यहां कुछ चीजें आपको हो सकता है समझने में दिक्कत पैदा करे कि राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, प्रांत क्या होता है, इनमें अंतर क्या है। तो इन चीजों के बारे में हम आगे पॉलिटिकल सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें पूरा हम आपको विस्तार से बता देंगे कि राज्य और देश में क्या अंतर है। राज्य, देश और राष्ट्र, भारत एक राज्य है, भारत एक देश है, या भारत एक राष्ट्र है, तो उनके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम नीति निर्देशक तत्वों पर ही हम कायम रहेंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे, लेकिन आसपास की जो चीजें हैं वो हम इसमें क्लियर कर लेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा, और इस राज्य के अंतर्गत संसद, राज्यों के विधानमंडल, केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी वगैरह, ये सारी सरकारें वगैरह शामिल हो जाते हैं, उसे हम मिलाकर कहते हैं राज्य। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद या न्याय योग्य नहीं है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते, नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका इनको लागू नहीं करवा सकती। अब यहां पर आपके दिमाग में ये आ सकता है कि न्यायपालिका लागू क्यों नहीं करवा सकती, जब मूल अधिकारों को न्यायपालिका बाय ऑर्डर लागू करवाती है, तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू क्यों नहीं करवा सकती। यहां पर थोड़ा सा आप डिटेल में समझो इसको। जब देश आजाद हुआ था तो संसाधन सीमित थे। एक तो कारण यह है कि देश में संसाधन सीमित है, और सीमित संसाधनों में ही हमें जनता का विकास करना है, और विकास का कोई ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होता है, यानी कि विकास की कोई चरम सीमा नहीं होती है, और संसाधन जिस प्रकार से बढ़ेंगे वैसे वैसे जनता का विकास हम करते जाएंगे, और इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हमें जन कल्याण करना है। तो यहां हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि हमारा विकास और करो, हमारा विकास और करो। यहां ये अनुच्छेद 37 सरकार के ऊपर ये छोड़ देता है कि आपके पास संसाधन आए तो उसी अनुसार आप इनको लागू करवाना। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। आम चुनाव के दौरान ये राजनीतिक दल अपने जो घोषणा पत्र लेकर आते हैं, मेरा कभी मौका मिले तो आप उनको पढ़ना, और उनमें जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको आप कभी गौर से पढ़ना। आपको लगेगा कि नीति निर्देशक तत्व ही है। उसमें लिखा होता है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हम जनता को शिक्षा देंगे, हम देश में सड़कें बनाएंगे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हम देंगे। यही तो नीति निर्देशक तत्व है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमारे विकास से संबंधित होते हैं, और राजनीतिक दलों के द्वारा इन नीति निर्देशक तत्वों को अपने घोषणा पत्रों में शामिल किया जाता है कि अगर हमें सत्ता मिल गई तो हम इनको लागू कर देंगे, और ताकि जनता उनको सत्ता सौंप दे, और सत्ता में आने के बाद में वो उनको लागू करते हैं। करे या नहीं करे, यहां पर आर्टिकल 37 कहता है कि वो आपका नैतिक उत्तरदायित्व है अगर आप लागू करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन जनता आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, न्यायपालिका आपको कोई आदेश नहीं दे सकता कि आप इनको लागू करें। तो आर्टिकल 37 यही कह रहा है कि सरकार को फ्री छोड़ दो, सरकार के पास संसाधन आएंगे तो सरकार अपने आप लागू कर देगी, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव मत बनाओ। इसलिए कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वाद या न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। अनुच्छेद 38 में आर्टिकल 38 में लिखा है कि जन कल्याणकारी राज्य की जन कल्याण को बढ़ावा दें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। जन कल्याण को बढ़ावा दें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, यहां पर यह सरकार के
उद्देश्य को टारगेट कर रहा है कि यानी कि सत्ता में आने के बाद में सरकार का उद्देश्य होता है जन कल्याण, और यह सरकार को कह रहा है कि आपको जन कल्याणकारी कार्य लगातार करते रहना है और जन कल्याण के अलावा सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपकी हर पॉलिसी के अंदर जन कल्याणकारी भावना नजर आनी चाहिए, हर योजना के अंदर जन कल्याण होना चाहिए आपकी। अब यहां पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें, जन कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा दें या कल्याणकारी व्यवस्था को बढ़ावा दें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। यानी कि सामाजिक व्यवस्था अगर बनी रहेगी तो देश में अराजकता नहीं फैलेगी, नहीं तो अराजकता फैल सकती है, जनता आंदोलन कर सकती है और सिस्टम धराशायी हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा 1789 में फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस फ्रांसीसी क्रांति के पीछे मूल कारण यही था कि वहां का जो शासक था, रूलर लुई 16, उसने जन कल्याणकारी कार्यों को नहीं किया और जनता ने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया कि लुई 16वें को फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा केस है कि किसी देश के राजा को जन कल्याण न करने के कारण मृत्युदंड जनता के द्वारा दिया गया और यह अराजकता फैल गई और पूरा सिस्टम ही धराशायी हो गया। आपको पता होगा उसके बाद में नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था। तो यहां पर हमने उन देशों से, उन आंदोलनों से, उन क्रांतियों से प्रेरणा ली और संविधान के इन अनुच्छेदों में शामिल कर दिया और आर्टिकल 38 में लिखा है कि जन कल्याणकारी व्यवस्था को बढ़ावा दें और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। इसके बाद में हम अगला जो अनुच्छेद है 39, वो इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। यानी कि कल 11 बजे नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39, 40, 41, 42, इसमें किस किस प्रकार के प्रावधान है। तो अगली बार आप कल 11 बजे से नेक्स्ट पार्ट इसका देखना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।